हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा मना करते हैं कि रात में अकेले किसी सुनसान जगह या कब्रिस्तान की तरफ मत जाओ। वो लोग ये सब सिर्फ एक क्रिएचर की वजह से बोलते हैं जो जिनों में पाया जाता है। शैतान सिर्फ इब्लिस को नहीं कहा जाता, वो तमाम जिन जो इस्लाम के दायरे से बाहर है उसे शैतान या डेविल कहा जाता है। ऐसा ही एक शैतान है घुल। ये एक शैतानी जिन है जो कब्रिस्तान, रेगिस्तान और सुनसान वीरान जंगल में पाया जाता है। घुल एक अरबिक वर्ड है जिसे गला वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कब्जे में करना। ऐसा कहते हैं कि प्री इस्लामिक पीरियड में जिन्नातों को 7 आसमानों तक जाने की परमिशन थी, बट इस्लाम आने के बाद इन जिन्नातों के लिए एक हद, एक लिमिट बना दिया गया, जिससे परेशान मारिज जिन आसमान में ऊंचा उड़ते हैं और इस बंदिश लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी बॉडी के कई टुकड़े हो जाते हैं जो ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिससे ये अपना सेंस को खो देते हैं। फिर वो सब टुकड़े जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बन जाते हैं घुल। घुल के एग्जिस्टेंस को लेकर ये एक स्टोरी है जिसे बुक में मेंशन किया गया है। दूसरा ये कि घुल खुद घुल से भी पैदा होते हैं। ये जल्दी किसी के वश में नहीं आते हैं। कहते हैं कि इसे वश में करने के लिए या अपना कोई काम करवाने के लिए इससे एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी सोल को इस घुल जिन को बेचनी पड़ती है। और जो इंसान घुल को अपनी सोल बेचता है वो घुल विश तो पूरी करता है, बट लास्ट में वो घुल उसी शख्स को ही खा जाता है और उसकी शक्ल और पहचान ले लेता है। इसके अलावा आपकी विश पूरा करने के लिए वो छोटे बच्चों की बलि भी मांगता है। घुल जिन में जो फीमेल होती है उन्हें घुला कहते हैं। घुल को इंसानी मांस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके बच्चों का। कब्रिस्तान में रहकर ये मुर्दों को खाते हैं। इसके अलावा इंसान के शिकार के लिए रात में ये खूबसूरत लड़की का रूप लेकर सुनसान जगह पर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनका शिकार करते हैं। रात में अगर कोई अकेली खूबसूरत लड़की दिख जाए तो हेल्प करने मत चले जाना, वहाँ अवॉइड करना ही बेटर है। और सिर्फ बात घुल जिन की नहीं, और भी बहुत सारे खतरे होते हैं। घुल की बात हो और इस बात का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सभी जानते हैं कि 1991 में गल्फ वॉर हुआ था। उस वॉर के दौरान जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिलकर इराक के अगेंस्ट बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे थे, तो उनमें से एक ऑपरेशन था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उस ऑपरेशन में 2 यूनिट थी, एक अमेरिकन यूनिट और एक सऊदी यूनिट। सऊदी यूनिट में 35 सैनिक थे जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के लिए उस रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक तूफान आता है जिसमें ये दोनों यूनिट अलग हो जाती हैं। सऊदी अरेबिया की यूनिट जो अमेरिकन यूनिट से अलग हो गई थी, वो तूफान से बचने के लिए एक जगह देखते हैं। तभी इस यूनिट को एक टेंपल नज़र आता है। उस यूनिट से यही गलती हो जाती है। वो यूनिट उसमें चले जाते हैं और वो टेंपल घुल का था। वो घुल वहाँ अपने शैतान की पूजा कर रहे थे और इन लोगों को देखते ही वो सारे घुल इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। उन्हें चीर फाड़ कर खा जाते हैं, उनकी बॉडी पे कोई मांस नहीं छोड़ते हैं। तूफान थमने के बाद इधर अमेरिकन यूनिट सऊदी अरेबिया की यूनिट को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट कोई सिग्नल नहीं मिलता है। फिर ये लोग सऊदी अरेबिया की यूनिट का जो लास्ट GPS लोकेशन शो किया था वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बस लाश ही लाश पड़ी है, जिस पे कोई मांस नहीं है और हड्डियाँ बहुत सारी बुरी तरह से टूटी हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि इन सैनिकों को मारकर खा लिया गया हो। ये सब देखकर अमेरिकन यूनिट बहुत परेशान हो जाती है और सऊदी अथॉरिटीज़ से इस बारे में पूछती है कि ये काम किसी जानवर का नहीं हो सकता है। 35 सैनिक जो कि हथियारों से लैस हैं, उनको मारना इतना आसान नहीं है। फिर सऊदी अथॉरिटीज़ में कुछ लोग बताते हैं कि ये काम घुल का है, जो एक किस्म का शैतानी जिन है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। आप लोग वहाँ से निकल कर बेस पे चले जाएं तो अच्छा होगा।
डगलस डिट्रिच नाम के एक अमेरिकन यूनिट के एक सोल्जर जो इंटरनेशनल रेनिगेड और मिलिट्री लाइब्रेरियन हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया था, ये सारी घटना को बताए थे जो ये सब अपनी आंखों से देखे थे। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंसानों के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर इसके अलावा आप और कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको घुल शैतान की 2 सच्ची घटना को सुनाती हूँ। मेरा नाम रहमान है। मुझे जिन जिन्नातों खबीसों को बेहद करीब से देखने का मन था। मुझे जिन्नातों को देखने की अलग ही किस्म का शौक़ था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था फरहान, उसे भी मेरी तरह ये सारे शौक़ थे। हम दोनों में अपने सारे शौक़ पूरे करने का अलग ही जुनून था। मेरी अम्मी अब्बू बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मैं 20 साल का था मगर मेरे अम्मी अब्बू शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। वहीं फरहान पर उसके अम्मी अब्बू का कोई बंदिश नहीं था। हमारे गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक कब्रिस्तान था जिसके आसपास दिन में भी किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन फरहान मेरे घर आया। उसने उस दिन मुझे घुल के बारे में बताया। उसने बताया कि घुल जिन खबीसों से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसने ये भी बताया कि घुल कब्रिस्तान में पाए जाते हैं और वो इंसानी मांस खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अगर किसी इंसान की खून की एक बूंद को भी पी ले तो उस इंसान का जिंदा बच पाना नामुमकिन है। फरहान ने यह भी बताया कि घुल दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अगले दिन ही मेरे अब्बू ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं जाना। अब्बू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें अम्मी के साथ गांव से बाहर दूर शहर में जाना था, मगर मैं अपने शौक़ के आगे कुछ नहीं दिखता था। उस दिन अम्मी और अब्बू शहर में ही रुकने वाले थे। मैं फरहान के साथ उस कब्रिस्तान में गया। वो कब्रिस्तान जंगल में पड़ता था। वो जंगल बहुत घना था। वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था, मगर जिससे हमारा सामना होने वाला था वो जंगली जानवर से कई ज़्यादा खतरनाक था। उस दिन काली घनी अंधेरी रात थी। हम दोनों जैसे तैसे करके कब्रिस्तान पहुँचे। वहाँ हमने पूरा कब्रिस्तान को घूमा, मगर हमें सडनली बहुत भयानक आवाज़ें आती हैं। फरहान मुझसे बोलता है कि क्यों ना घुल को देखा जाए। घुल जिन को देखने के चक्कर में मैं भी फरहान को हाँ बोल देता हूँ। मैं फिर उससे पूछता हूँ कि हम लोग घुल जिन को देखेंगे कैसे। हम कब्रिस्तान के बिल्कुल अंत पर थे। फरहान बोलता है कि एक तरीका है, और ये बोलकर फिर फरहान अपने पॉकेट से एक तेज़ धार वाला खंजर निकालता है और उससे अपने हथेली पर थोड़ा कट कर लेता है, जिससे उसके हाथ से खून गिरने लगता है। उसके खून की गंध से कब्र से 4 अजीब तरह के क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। वो हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो चारों बहुत डरावने दिख रहे थे। उनकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, उनके नाखून बहुत लंबे और नुकीले थे और उनका मुंह तेज़ नुकीली वाली दांतों से भरा था। उनके मुंह में बहुत सारा खून लगा था। वो सब फरहान को बहुत गुस्से से देख रहे थे और चीखना शुरू करते हैं। इन क्रिएचर्स को देखकर हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम दोनों समझ जाते हैं कि ये सब घुल जिन है। धीरे धीरे हम दोनों अपने अपने कदम पीछे लेते हैं। हम उन्हें कैसे भी चकमा देकर भागने लगे। वो सब भी हमारे पीछे भाग रहे थे। कुछ ही सेकंड में हमारे बहुत करीब आ गए। फरहान ने भागते हुए वो खंजर मुझे थमा दी थी। मेरे खंजर लेते ही वो सारे घुल जिन फरहान पर छलांग लगा दिए। वो सब फरहान के ऊपर थे। उनके कुछ करने से पहले मैंने अंधाधुन उन चारों घुलों पर उस खंजर से वार करना शुरू किया, मगर मेरे वारों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनमें से एक घुल ने मुझे उठाकर फेंक दिया, जिससे मैं कब्रिस्तान के बाहर जा गिरा।
फरहान मुझे वहाँ से जाने को बोल रहा था। इतने में ही घुल ने उसे काट लिया। वो सारे घुल उसे नोच नोच कर खाने लगे। फरहान की चीख से पूरा जंगल गूंज रहा था। मैं वहाँ से भागने लगा। लगातार 2 घंटे दौड़ने के बाद मैं घर पहुँचा। मैं तुरंत अब्बू को फ़ोन करके सारी बात बताया। अब्बू ने मुझे शांत किया और बोले कि वो सुबह आ जाएंगे और फिर बात करेंगे। उस दिन रात भर फरहान की चीख और घोल की शक्लें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन मॉर्निंग में ही अब्बू पहले जल्दी आ गए। मैं अब्बू के साथ उस कब्रिस्तान में गया। वहाँ कुछ पुलिस वाले और फरहान की अम्मी अब्बू पहले से ही थे। फरहान की अम्मी बहुत रो रही थी। जब मैंने फरहान को देखा मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने देखा कि फरहान का कंकाल पड़ा है। उसके कंकाल पर बहुत कम ना के बराबर मांस बचा था। ये सब देखते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया मैंने अब्बू से फरहान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने जानवर का हमला बोलकर इस केस को बंद कर दिया है। मैं फरहान के पेरेंट्स से पूछा कि आप लोगों को कैसे मालूम कि फरहान कब्रिस्तान में है। उन लोगों ने बताया कि घर से निकलने से पहले फरहान ने सब बता दिया था कि वो तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जा रहा है। हमने मना भी किया लेकिन वो सुना नहीं। उस दिन के बाद से मेरे अब्बू मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिन के बाद हम वो गांव छोड़कर शहर में बस गए थे। हालांकि मुझ पर अभी भी बहुत सारी बंदिशें थीं। अब सब ठीक है। मेरे अब्बू कभी कभी फरहान के परिवार के लिए कुछ पैसे भेज दिया करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन घोल जिन ने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे किसी भी प्राकृतिक शक्तियों के साथ छेड़छाड़ ना करें। इससे आपको या आसपास वालों को जान का खतरा भी हो सकता है। मेरा नाम राज वर्मा है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी 12th पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे स्टेट के एक सिटी में भेज दिया गया था। मैं इस सिटी का नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, ना उस यूनिवर्सिटी का। उससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे जिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था वो 2 साल पहले ही बना था और वो घने जंगल और पहाड़ों के बीच था। उससे अटैच एक हॉस्टल भी था। हमारे प्रिंसिपल की ऐसी सोच थी कि आज के स्टूडेंट्स को सोशल लाइफ और इंटरनेट से दूर रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऐसी जगह खोली थी। उस हॉस्टल में दुनिया के अलग अलग कंट्री से स्टूडेंट आए थे। मेरे एडमिशन के कुछ ही दिन के बाद एक लड़का आया था। उसका नाम वाहिद था। वो सऊदी अरेबिया से आया था। वो नेचर से बहुत शर्मीला था। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और सबकी हेल्प करता था। हमारे हॉस्टल में कुछ लड़के ऐसे थे जो रैगिंग करते थे। अब उनका निशाना वाहिद बन चुका था। उन्होंने वाहिद को एक काम करने को दिया था। वाहिद ने उस काम को करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक गलत काम था। वाहिद के मना करते ही उन लड़कों ने वाहिद को खूब मारा और वाहिद को बहुत परेशान किया करते थे। एक दिन वाहिद उन लड़कों से झगड़ा कर लिया। इस झगड़े में वाहिद को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मैं और मेरे दोस्त प्रिंसिपल ऑफिस में गए। हमने वहाँ प्रिंसिपल सर से उन लड़कों की कंप्लेन की। प्रिंसिपल सर वाहिद को ऑफिस में बुलाते हैं और बहुत पोलाइटली पूछते हैं कि क्या ये लड़के तुम्हें तंग करते थे। वाहिद ने मना कर दिया। फिर प्रिंसिपल सर उससे पूछे तो फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी। इस पर वाहिद ने बताया कि रात में वो सीढ़ियों से गिर गया था। वाहिद की बात पर प्रिंसिपल और टीचर स्टाफ बिलीव कर लेते हैं। ऑफिस से बाहर आने के बाद हम लोग अपने अलग अलग रूम में चले जाते हैं। वाहिद भी चला गया और वो सारे लड़के भी चले गए। रैगिंग करने वाले लड़कों को ऐसा लगा कि वाहिद ने उनकी शिकायत प्रिंसिपल से करने के लिए हमें बोला है। उन लड़कों ने वाहिद को अकेला पाकर फिर बहुत पीटते हैं। अगले दिन मैं वाहिद की हालत को देखी। उसके शरीर पे बहुत सारे जख्म थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने सारे दोस्तों के साथ
उन लड़कों से झगड़ा करने ही जा रहा था, मगर तभी वाहिद ने हमें रोक लिया। उसने हमें बोला कि वो अपने तरीके से उन लोगों को देख लेगा। हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमारे हॉस्टल में एक खाली रूम था जिसमें जाने के लिए किसी को भी मनाही नहीं थी, मगर हॉस्टल के उस कमरे में कोई नहीं जाता था क्योंकि वो कमरा बिल्कुल खाली और उसमें बहुत अंधेरा रहता था। उसी दिन मैं उस खाली कमरे के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे वाहिद के अरबिक में कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं वाहिद से इस बारे में मॉर्निंग में बात करूंगा। अगले दिन मैं सुबह करीब 4:30 बजे वॉशरूम यूज़ करने के लिए उठा। मैं वॉशरूम गया और मैंने जो वॉशरूम में देखा कि जो लड़के वाहिद को परेशान करते थे उनमें से एक लड़के का नाम रॉबर्ट था। उसकी लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े नाखूनों के खरोच और नुकीले दांतों से काटे जाने के निशान थे। उसके खून और मांस के टुकड़े से पूरा वॉशरूम सना हुआ था। मैं तुरंत बाहर आकर चिल्लाने लगा। मैंने सबको उठाया और वहां वॉशरूम में लेकर आया। जब तक वहां सबको लेकर पहुंचा तब तक वॉशरूम पूरा साफ था। तभी भीड़ में मेरी नज़र रॉबर्ट पर पड़ती है जो कि बिल्कुल ठीक खड़ा था। तभी सभी ने भी रॉबर्ट विल्सन को उस भीड़ में देखा। सभी को लगा कि मैं नींद में था और मुझे कुछ वहम हो गया था। उस दिन पूरे दिन मैं रॉबर्ट के बिहेवियर में बदलाव देख रहा था। वो पूरा दिन बिल्कुल अजीब था। वाहिद तो बिल्कुल गायब हो गया था। मैं वाहिद को उसी खाली रूम में देखने गया जहां मैं आखिरी बार वाहिद को देखा था, मतलब उसकी आवाज़ भी सुना था। उस कमरे में खाली अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उस बड़े से कमरे में वाहिद को ढूंढने लगा। मुझे वहां वाहिद तो नहीं मिला, मगर मुझे फर्श पर खून से बना एक निशान मिला जो कि दिखने में कुछ इस तरह का था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन हमारे हॉस्टल के कुछ लड़के मॉर्निंग वॉक पर गए थे। वहां उन्होंने रॉबर्ट की लाश को देखा। लड़कों ने सभी हॉस्टल के लोगों को बुलाया। प्रिंसिपल सर सहित पूरा टीचर स्टाफ और 10-15 स्टूडेंट्स गए, जिनमें से मैं भी था। मैंने जैसे ही रॉबर्ट की लाश को देखा तो बाथरूम वाला नज़ारा मेरे सामने आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल उसी हाल में थी। पुलिस बुलाई गई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। रॉबर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं थी। सुनने में आया था कि ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि जंगली जानवर के दांत इतने बड़े और नुकीले नहीं होते जो कि इंसान की हड्डी में भी छेद कर सके। अगले दिन ही उन लड़कों के ग्रुप से एक और लड़का भी गायब हो गया। उसकी डेड बॉडी भी जंगल में मिली। उसकी डेड बॉडी की हालत से सब कंफ्यूज थे। अगले 2 दिन के अंदर उनके ग्रुप से 2 और लड़के गायब हो गए थे, जिनकी लाश एक गुफा में मिली थी। अब ऐसे करके हमारे हॉस्टल के कुछ और स्टूडेंट्स और टीचर गायब हो चुके थे। पुलिस ने प्रिंसिपल सर को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि कल से हॉस्टल बंद हो जानी चाहिए। मेरे दोस्तों में एक मुनीर था, वो भी राजस्थान से था। मैंने उसे उस खून से बने सिंबल के बारे में बताया जो उस दिन मैं खाली रूम के फर्श पर देखा था। तो मुनीर ने अपने पेन से अपने हाथ में एक सिंबल बनाया और मुझे दिखाया। सिंबल को देखते ही मैंने कहा कि वही सिंबल है जो मैंने उस दिन अंधेरे कमरे में देखा था। मुनीर ने बताया कि वाहिद ने घुल को बुलाया है। हमने मुनीर से पूछा कि ये घुल क्या होता है। तब उसने बताया कि घुल एक अरेबिक लेजेंड है जो एक सिंबल खून से बनाने और एक अरेबिक चैंट से आता है। वो इंसानी मांस के भूखे होते हैं। वो कुछ ही समय में कई सारे इंसानों का सफाया कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग उसे अपना बदला लेने के लिए बुलाते हैं। उस इंसान के बदला लेने के बाद जिसने घुल को बुलाया, ये लास्ट में उसे मारकर उसका ही रूप ले लेते हैं। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुनीर की पूरी बात होते ही हमने सोचा कि प्रिंसिपल सर से इस बारे में बात करें। तभी हमें बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई।
हमने उस आवाज़ को फॉलो किया। वो आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहां वाहिद ने गुल को बुलाया था। जैसे ही हम रूम में एंटर किए, उस कमरे में डेड बॉडीज का ढेर लगा था। वो चिल्लाने की आवाज़ हमारे प्यून की थी। वो मंजर देखकर हमारी आत्मा कांप चुकी थी। प्रिंसिपल सर ने एक असेंबली बुलाई। प्रिंसिपल सर ने डिसीजन लिया कि आज रात सभी एक साथ रहेंगे और कोई नहीं सोएगा। तभी अचानक सारे बल्ब और लाइट एक साथ फूटने लगे और कुछ ही देर में पूरा अंधेरा छा गया। हमें अचानक से मुनीर की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जब हम अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके देखते हैं तब मुनीर वहाँ पर नहीं था। हम सब को शक होने लगा, मगर शक के साथ डर का माहौल भी था। हम सब उसी कमरे में गए जहाँ वाहिद ने गुल को बुलाया था। वहाँ हमने हमारी फ्लैश लाइट से उजाला करके जो देखा वो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक था। हमने देखा कि वाहिद मुनीर की लाश को खा रहा है। उस वक्त वाहिद देखने में बहुत डरावना लग रहा था। उसका शरीर पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। नुकीले दांतों से पूरा मुंह भरा था। उसके नाखून भी खूब लंबे और नुकीले थे। वो अब पूरी तरह से घुल बन चुका था। उसने एक भयंकर चीख मारी, जिसके डर से सब उस कमरे से भागने लगे। मैं किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर गया था, जिस वजह से मैं पीछे रह गया। उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। अब वो गुल धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और साथ में भयानक चीख भी निकाल रहा था। मैं तुरंत अपने पीछे के ग्लास की विंडो से छलांग लगा दी थी। जिस विंडो से मैं छलांग लगाया था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। वो हमारे हॉस्टल के पीछे का पोर्शन था। मेरे पैर में थोड़ी सी चोट आई थी। मैं लंगड़ाते हुए भाग रहा था। सुबह 5 बजे के आसपास मैं जंगल से होता हुआ हाईवे पर पहुंच गया था। मैंने देखा कि वो गुल या कहे वाहिद जंगल में भाग गया है। 15 मिनट के बाद मुझे एक ट्रक मिल गया था जो सिटी की तरफ जा रहा था। उस ट्रक वाले ने मेरी हालत देखी और वो मेरी हेल्प करने के लिए रुक गया। फिर मैं उसकी मदद से ट्रक पर चढ़ गया और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और बताया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं किसी तरह अपने घर पहुँच गया और दोबारा यहाँ नहीं आया। इस घटना के बाद उस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था और रीज़न ये दिया कि पीछे जंगल होने की वजह से यहाँ हॉस्टल में आए दिन एनिमल अटैक्स हो रहा था। अब वो एक रिमोट एरिया है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। मैं अपनी स्टडी यहीं अपने सिटी से की और आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस घटना को बीते हुए 10 साल हो गए हैं, बट वो घटना आज भी मेरे दिल से नहीं निकलती है। मुझे समझ में नहीं आता कि वाहिद ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, आज की वीडियो और स्टोरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आप लोग मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़े। साथ ही आप चाहते हैं कि अगर आपकी स्टोरीज़ को मैं अपनी आवाज़ दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अपनी स्टोरीज़ को भेजें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप और किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। आई लव यू ऑल।